हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसे वैद्युत रसायन भी कहा जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है ना, यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर में सेल की बात करेंगे बेसिकली। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो दो तरीके का होता है। गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। देखो, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके दोनों को एक बार समझ लेते हैं। गैल्वेनिक सेल जो होता है अपना, वो कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियसली ये कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं? वो सेल जो अपने आप काम करता है, वो सेल क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सेल अपने आप काम नहीं कर सकता, इसको एनर्जी देने के लिए हमें बाहर से एनर्जी इसे देनी पड़ेगी, इसे एक बाहर से पुश देना पड़ेगा। उदाहरण लेकर के देखें तो गैल्वेनिक सेल जैसे वो सेल जो हम अपनी घड़ियों में यूज़ करते हैं। सेल नॉर्मल घड़ी वाले, इजी है, बहुत आसान एग्जाम्पल है, हम इसे इससे समझ सकते हैं। देखो, जैसा कि हमने देखा है घड़ियों में जो हम सेल यूज़ करते हैं वो एक छोटा सा होता है, ठीक है। उसे बाहर से कोई एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके अंदर अपने आप काफ़ी सारी एनर्जी रहती है, जिसे जब हम किसी घड़ी में या किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं तो उस सेल से केमिकल जो भी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि हम देखते हैं कि घड़ी में जब हम लगाते हैं उस सेल को, तब घड़ी अपने आप काम करने स्टार्ट कर देती है, हमें बाहर से कोई वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब जो भी एनर्जी है वो सारी किस में है? उस सेल में है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तब काम करता है जब उसे बाहर से कोई पुश दिया जाए, बाहर से उसे वायरिंग दी जाए, वायरिंग के थ्रू उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए और उससे पहले चार्ज किया जाए। जैसा हम फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले जब हम फ़ोन यूज़ करते थे तो क्या करते थे कि एक बैटरी आती थी जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते थे। आजकल के जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें हम लोग बैटरीज़ को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें बैटरीज होती नहीं है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें चार्जर को प्लग इन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वायरिंग के थ्रू उसमें किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। क्योंकि बैटरी में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स के थ्रू हमारी बैटरी क्या हो जाती है? चार्ज। फिर हम चार्जर को हटा लेते हैं, हमारा फ़ोन चार्ज है। बाद में जब हम उस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो वो लाइट के थ्रू या सॉन्ग्स के थ्रू उसकी एनर्जी, उसकी बैटरी धीरे धीरे कैसी होती जाती है? ख़त्म होती जाती है। एक मोमेंट आ जाता है कि वो बैटरी बिल्कुल 0% हो जाती है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है? उसे फिर से चार्ज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? फ़ोन वाली बैटरी कैसी है? फ़ोन वाली बैटरी है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंबाइंड रूप, ठीक है। वो दोनों तरीके से काम करती है। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है उसको क्या करना पड़ता है? बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, वायरिंग के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल अपने आप काम करता है। और ये क्या होता है? एक बार अगर इसका यूज़ हो गया और ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गया तो इसे दोबारा से हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें बैटरीज़ की, तो बैटरीज़ को हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं क्या? बैटरीज़ मतलब जो हमारे सेल होते हैं उन्हें हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। हम अभी पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल। इसे डैनियल सेल भी कहा जाता है।
इसका एक और नाम है वोल्टिक सेल। तो जो भी नाम आपके बेसिकली आएगा गैल्वेनिक सेल ही, लेकिन अगर ये नाम भी आ जाता है तो आपको याद रखना है कि क्या है, ये गैल्वेनिक सेल का ये एक रूप है। ठीक है, इसमें हम एक सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, 2 बीकर ले लेते हैं। ये हो गए 2 बीकर। एक बीकर में हम सॉल्यूशन लेते हैं किसका, ZnSO4 का, ZnSO4, और दूसरे बीकर में हम सॉल्यूशन ले लेते हैं किसका, CuSO4 का। ठीक है, ये हमने ZnSO4 का और CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया है। अब हमें एक बहुत नॉर्मल बात है जो हमने 9th-10th में भी पढ़ी हुई है कि जिसका सॉल्यूशन हम लेते हैं किसी बीकर में, अगर हमें उसमें इलेक्ट्रोड डालना है तो उसी एलिमेंट का डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, Zn है, तो Zn का ही इलेक्ट्रोड इसमें जाएगा। ये Zn का हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया, और CuSO4 में किसका जाएगा, Cu का इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो ये हो गया है Zn इलेक्ट्रोड, और ये हो गया है Cu का इलेक्ट्रोड। अब मुझे एक बात बताओ, अलग अलग बीकर है, एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं क्या बिना किसी कनेक्शन के? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर कोई अलग से बैटरी क्यों नहीं लगाई है? तो ये तो हमने पहले बता दिया है कि गैल्वेनिक सेल को काम करने के लिए बाहर से किसी भी तरीके का पुश देने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से किसी भी तरीके की एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप काम करता है। तो ये बात ही गैल्वेनिक सेल की चल रही है, तो ये तो अपने आप ही काम करेगा ना, इसके लिए थोड़ी ना अलग से कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, वायरिंग के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। लेकिन ये जो बीकर है ना, अभी भी पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इस अभी तो क्या हुआ है, इनके सिर्फ इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट हुए हैं। ओके, तो अब हम इन बीकर्स को भी कनेक्ट करते हैं। रेड से बना लेते हैं ताकि अलग से दिखे हमें। ठीक है, ये हमने बना लिया है रेड से। क्या है ये, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज। और इसके अंदर कैसा सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, अगर अगर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, अगर अगर विलियन। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु, लवण सेतु। ठीक है, अब इस अगर अगर सॉल्यूशन में भाई कुछ तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा ना, तो वो कौन सा रहता है, KCl। अभी हमने यहाँ पर KCl कंसिडर किया है। ठीक है, तुम उसके अलावा KNO3 भी ले सकते हो, K2SO4 भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन लेना एक ही तरीके का है। तो अभी हमने क्या लिया है, KCl। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखते हैं, अभी हमें नहीं पता है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। जो Zn होता है ना, वो Cu से ज़्यादा क्रियाशील होता है, Cu से, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, जिंक से होगी। ठीक है, जिंक से जब रिएक्शन हो रही है तो तुम एक चीज़ देखो, जिंक है अपना, जिंक है। ठीक है, जिंक में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है, ऑब्वियसली एनर्जी तो रहेगी, एनर्जी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये क्या होता है, अपने आयंस में टूटता है। तो Zn हमेशा +2 आयंस में टूटेगा। इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेज दिया है। यहाँ से पता चलता है
+2 यहाँ पर लिखा है ना, इसका मतलब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अगर यहाँ पर +3 लिखा होता, मान लीजिए एल्यूमिनियम लिखा होता या कोई भी अदर एलिमेंट, वो जिस फॉर्म में अपने यहाँ पर प्लस की फॉर्म बनाता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड पर तो पहुंचेंगे, ठीक है, और पहुंचेंगे किसके थ्रू, इस वायर के थ्रू। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब जिंक निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस दिशा में होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की दिशा कैसी हो गई है, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। हमें बताया अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ भेज रहा है तो कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब ये इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास माइनस ज़्यादा होंगे, और माइनस है तो फिर ये कैसा हो गया, हमारा एनोड हो गया, एनोड, ठीक है। एनोड कैसा है, माइनस का। ये एनोड हुआ तो ये तो कैथोड होगा ही, कैथोड ये हो गया है कैसा, पॉजिटिव। चलो ठीक है, अब हम इस पूरे के पूरा जो हमने देखिए डायग्राम तो बना लिया, इस पूरी प्रोसेस को अब हम समझेंगे। यहाँ से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए कोई मेटल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें हीट गई है, या तो हीट गई है अपनी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी गई है, ठीक है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है और उसमें से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं तो उसकी फॉर्म सॉलिड थोड़ी ना रहेगी, अब वो वीक पड़ता जाएगा। सॉलिड के बाद में कैसी फॉर्म बनेगी, लिक्विड की फॉर्म ही बनेगी। इसी तरीके से क्या हुआ है, ये जो जिंक है ना, ये भी धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये पिघलना स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब ये जब पिघल रहा है तो पिघल के जाएगा कहाँ पे, ZnSO4 के सॉल्यूशन में ही तो जाएगा, कहीं और थोड़ी ना जाएगा कि भाई बीकर से अपना बाहर चला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बाहर तो सिर्फ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो है ना, ये वाली जो इसकी सतह है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी। अब ये पिघल रही है जब धीरे धीरे, तो जो जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक ही है, वो पिघल पिघल के कहाँ आएगा, इस सॉल्यूशन में आएगा, आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जिंक इस इलेक्ट्रोड से पिघलकर जब यहाँ आ रहा है तो इस पूरे सॉल्यूशन में किसकी मात्रा बढ़ रही है, जिंक की मात्रा बढ़ती जा रही है। चलो ये हो गई इस वाले बीकर की बात। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ओके। ये जो Cu है ना, अभी यहाँ पर जिंक, पहले इलेक्ट्रिसिटी जिंक में गई थी, पहली एनर्जी किसने दिखाई थी, जिंक ने। रिएक्शन करना पहले स्टार्ट किसने किया था, जिंक ने। तो अब जिंक अगर सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में बन रहा है तो ऑब्वियसली जो दूसरी फॉर्म है कॉपर की, वो पहले से ही किस फॉर्म में रहेगी, लिक्विड की फॉर्म में तो है ही। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इस इलेक्ट्रोड के थ्रू होते हुए कहाँ आ जाते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरे सॉल्यूशन में आ जाते हैं। जो अपना Cu है ना, यहाँ पर किस फॉर्म में बैठा है, +2 की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ देखने वाली है, अगर हमने लिखा है क्या, CuSO4 हमने लिखा है, CuSO4, तो ये तो कॉमन सी बात है, Cu किस फॉर्म में रहेगा, +2 की में, और SO4 किस फॉर्म में रहेगा, -2 के फॉर्म में। तो अभी हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, Cu+2 को, ठीक है। Cu+2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा गया, इसका मतलब Cu क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कैसे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, अभी एक इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद दूसरा भी तो आएगा भाई, जब तक सेल पूरा का पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स तो जाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो बना रहेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने उसको लिया, क्योंकि इसे तो 2 चाहिए, एक आ रहा है, एक ही सही, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी तो आएगा, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसको कितने चाहिए थे, +2 चाहिए थे, 2 यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे जा कर के ये क्या बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा ना, ये क्या बनाएगा, सॉलिड। अभी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये जो कॉपर है,
सॉलिड बन गया है। सॉलिड बना है तो इतना तो पता है कि लिक्विड में नहीं रहेगा। सॉलिड बना है तो लिक्विड में रह ही नहीं सकता है। तो ये जो कॉपर है ना, ये धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, इसके पास जाना शुरू कर देगा, क्योंकि सॉलिड कॉपर वाले बीकर में सॉलिड क्या है, सिर्फ कॉपर का इलेक्ट्रोड ही है, बाकी सारा तो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये क्या होगा, कॉपर के पास जाना शुरू हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन वाला कॉपर है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करके क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है, ठोस बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि कॉपर है वो लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में बन रहा है। अब ये जो सॉलिड की फॉर्म में बना है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड क्या होगा, मोटा होगा, क्योंकि ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर जा कर के जम जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो रोड है वो कैसी हो गई, थिन होती चली जाएगी, थिन पतली होती चली जाएगी। और कॉपर वाली जो रोड है वो कैसी होती चली जाएगी, थिक, मोटी होती चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर छोटी सी रिएक्शन लिखी है, इसको हम यहाँ लिख लें क्या, यहाँ ज़्यादा इजी रहेगा समझना। ठीक है, Cu+2 की फॉर्म में था। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, अलग अलग क्या लिखे, एक साथ लिख देते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे जा कर के क्या बनाएगा, कॉपर, एक प्रॉपर कॉपर बना रहा है, वाह क्या लाइन है, प्रॉपर कॉपर बना रहा है। ठीक है, देखो एक बहुत नॉर्मल बात है कि जहाँ पर भी, यहाँ पर देखो ऊपर कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड की फॉर्म में। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये एक्वस, मतलब लिक्विड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। अब यहाँ पर देखो कॉपर +2 का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये एक्वस में और ये सॉलिड। ठीक है, हमने अब ये दोनों रिएक्शन तो लिख दिए है ना, अभी इसका नेट सेल रिएक्शन भी तो चाहिए ना। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे आएगा, LHS को एक साथ जोड़ दो और RHS को एक साथ जोड़ दो, वही क्या होगी, नेट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम इसको पूरी को यहाँ पर लिख दें। ठीक है, जिंक लिख दें पहले, जिंक, फिर उसके बाद क्या आएगा, Cu+2, एज इट इज़ लिखना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा, LHS की पूरी साइड जुड़ चुकी है। ठीक है, बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, तो हम यहाँ पर भी रिएक्शन वाले इक्वल लगा दें, इसको थोड़ा अलग लिख दो ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर RHS है, Zn+2, ठीक है, Zn+2 हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर सॉलिड कॉपर है, कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एज इट इज़ Cu, कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ से देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं कट जाएंगे क्या, इक्वल में, चाहे इन दो इलेक्ट्रॉन्स को उधर ले जाओ, चाहे इन दो इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आओ, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही करेंगे। लास्ट में जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, Zn + Cu+2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, रिएक्शन हो रही है भैया, Zn+2 + Cu, और ये हमारी हो गई है पूरी की पूरी नेट सेल रिएक्शन। क्या है, नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये अभिक्रिया, ये वाली रिएक्शन, ये अभिक्रिया चलती कब तक रहती है, यह अभिक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। क्यों, अब हम इसकी ख़त्म होने की बात क्यों कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली जाते जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के कॉपर वाले सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो ये तो पता है कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदल रहा है। पहले तो इन दोनों की जो भी विड्थ थी वो क्या थी, बराबर थी। अब ये क्या होता जा रहा है, ये वाले इलेक्ट्रोड पिघलने के कारण पतला होता जा रहा है,
ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रोड थिक होने के कारण और ज़्यादा थिक होता जा रहा है। थिक होने के कारण और ज़्यादा थिक होने से मतलब है इलेक्ट्रॉन्स गेन करता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जब कॉपर गेन करेगा तो ऑब्वियसली वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, तो सॉलिड पे जाके चिपकेगा, लिक्विड में तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोड पूरे तरीके से ख़त्म हो गया ना, मान लो कि अब ये इलेक्ट्रोड बिल्कुल समाप्त हो गया, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी धीरे धीरे क्या करने स्टार्ट कर देगी, गलत टाइम शो करना स्टार्ट कर देगी। कभी बीच में रुक जाएगी, कभी फिर स्टार्ट होना चालू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल है हमारा वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और तभी तक ये रिएक्शन चलती रहेगी और उसके बाद ये रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। गैल्वेनिक सेल समझ में आया। अच्छा अभी एक बात बताओ, हम यहाँ पर बात करें जिंक की। देखो Zn है और SO4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Cu है और SO4 है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर जिंक और SO4 में से किसकी मात्रा ज़्यादा है? तो हमें पता है जिंक का इलेक्ट्रोड क्या हुआ है, पिघला है, पिघल पिघल के कहाँ गया है, सॉल्यूशन में ही गया है। तो जिंक की मात्रा तो बढ़ गई ना, किसके, क्योंकि SO4 तो जितना था उतना ही यहाँ पे, जिंक पहले जितना था तो उसके बाद और भी तो जिंक मिला है इलेक्ट्रोड जब पिघला है, तो जिंक की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा। और यहाँ पर कॉपर था, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन था, SO4 सॉल्यूशन के फॉर्म में था, दोनों ने कंबाइन हो करके एक क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, एक कंपाउंड बनाया है। कंपाउंड भी किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉपर है इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के कारण किस पे जाके चिपक गया, इलेक्ट्रोड्स पे। और हम अभी इलेक्ट्रोड्स की बात तो कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ना, अब यहाँ पर कॉपर तो ऊपर इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक गया, तो कॉपर की मात्रा कम हो गई ना। SO4 में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, तो SO4 तो जैसा था वैसे की वैसा है। इसका मतलब क्या, कॉपर की मात्रा कम है और SO4 की मात्रा ज़्यादा है। चलो अब ये हमारा पूरा हो गया क्या, गैल्वेनिक सेल। आगे का इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।